हमारा चंडीगढ़ 17 सेक्टर में बॉम्बे के ग्रुप के नाम से हमारे शोरूम्स हैं। हमारे समहाउ हमें बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस हो गए। ये 1990 की बात है। तो हमारे एडजॉइनिंग जो शॉपकीपर थे उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे आप जलंधर जाएं, वहां पे गुरुजी हैं, तो वो आपको वहां पे जो संगत आती है उनको, वो जिसको शुगर की भी प्रॉब्लम है तो ऐसे मीठा खिलाते हैं, जलेबियां खिलाते हैं, तो उसकी जो शुगर है परमानेंट खत्म हो जाती है। तो संगत जी, सुनने में तो ये बड़ा उस टाइम अजीब लगा था, पर हमें लॉसेस इतने ज्यादा हो चुके थे, जॉइंट फैमिली थी, तो हमने कहा चलो एक बार हम चले जाते हैं, जलंधर जाते हैं। उससे पहले संगत जी हमने किसी को भी जैसे जाते थे, जैसे लोग पंडित वगैरह के जाते हैं, वो कहते जी आपके काल सर्प योग है, कोई कहे जी आपके ग्रह बहुत खराब हैं, जितने भी घर में हैं फोटोज वगैरह भगवान की सारी बाहर निकाल दें क्योंकि आपके ग्रह बहुत खराब हैं। तो संगत जी मैंने कहा हमने अपनी लाइफ में ऐसे तो कुछ किया नहीं, बट कोई कर्मों का चलो फल होगा, तो उस वजह से हमें ऐसे टाइम आ गया हमारे पे। तो हम जलंधर चले गए। तो अभी हमने एड्रेस लेके, तो अभी हम गली में जैसे ही पहुंचे कि डिफेंस कॉलोनी कहाँ पे पड़ती है, ये कोठी नंबर कहाँ पे पड़ेगा, अभी हम कार पार्क करके पूछ रहे थे लोगों में। तो इतने में जो गुरुजी के बाहर सेवादार होते थे सुदामा, ये 1990 की बात है, तो वो चल के आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि आंटी आप चंडीगढ़ से आ रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। वो कहते हैं जी आप गुप्ता आंटी हो? मैंने कहा जी हाँ जी। कहते जी अंदर गुरुजी आपको बुला रहे हैं। तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि अभी मैंने उनके दर्शन भी नहीं किए, उनको मिली नहीं, पहली बार हम वहाँ पूछ पूछ के पहुंच रहे हैं। ऐसे मुझे उन्होंने बाहर से ही भेज दिया सेवादार को बुलाने के लिए। तो संगत जी उस टाइम हमारी इतनी ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस थे कि हम अपना घर तक लाइबिलिटी उतारने के लिए सेल कर रहे थे, जो हमारी अपनी कोठी थी। जैसे मैंने एंटर किया वहां पे, तो वहां गुरुजी अपने वहां पे बैठे हुए थे गद्दी पे, जो उनका दरबार पे लगी होती थी। मैं वहां पे जैसे गई तो गुरुजी ने सबसे पहले मुझे यही बोला कि आ गई गुप्ता आंटी चंडीगढ़ से, बॉम्बे डाइनिंग वाली, क्योंकि हमें बॉम्बे ग्रुप के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि आ गई है बॉम्बे डाइनिंग वाली गुप्ता आंटी। तो साथ ही उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि तेरे ना 3 प्लाट है। तो आप ये सोचिए कि उस टाइम जो ऐसे ट्रोमा में होता है बंदा कि जिसके इतने ज्यादा लॉसेस होते हैं, लाइबिलिटी है, क्योंकि हमारी कपड़े का बिजनेस था, बैंक लाइबिलिटी है, जहाँ से हम कपड़ा व्यापारियों से परचेज करते हैं उनकी भी लाइबिलिटी हो जाती है। जब पता चल जाता है कि इनको लॉसेस हो रहे हैं तो देने वाला कोई नहीं आता, लेने वाले तो सब आ जाते हैं। पर जैसे गुरुजी ने कहा तो मैं ना आंखों में मेरे आंसू थे और मैं उनका मुंह देखती रह गई कि हम अपना घर भी सेल करने आए हैं, भाई गुरुजी के पास पहुंचे हैं तो ये मुझे ऐसे कह रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं हुआ। पर उसके बाद में हमने मत्था टेका, बैठ गए वहां पे। संगत जी काफी देर बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद जैसे सबके लिए चाय प्रसाद आता है, जल प्रसाद आता, जलंधर वहां की मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसे बैठे रहे। तो जब उन्होंने बुलाया इजाजत देने के लिए, तो मुझे उन्होंने कहा आंटी 15 दिन के बाद यहाँ पे हाजिरी लगानी है तुमने। तो और मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कैलेंडर में ना नोट कर लिया कि हर 15 दिन मेरे कब होते हैं, मैं जाना शुरू कर दिया। तो संगत जी उस टाइम मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे पास लोकल जहाँ हमारे कार ड्राइवर थे, बट आप समझ सकते हैं कि जब लाइबिलिटी होती है तो सब चीजें हाथ से चली जाती हैं। तो मैंने लोकल बसेस में, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो ऐसे थोड़े से पैसे लेके मैं लोकल बस में जाती रही वहां पे जलंधर पे। तो ऐसे मैं 5 साल लगातार जाती रही। उसके बीच में गुरुजी ने मेरे से, जब भी मैंने जाना, कभी वो मिलते थे कभी नहीं मिलते थे। वेरी नेक्स्ट वीक हमने अपने बच्चों को बोला कि ऐसे ऐसे हमने वहां पे देखा, इतनी संगत सुंदर सुंदर कपड़े पहने और हंसती खेलती है, अपने बच्चों को हम लेके चलते हैं वहां पे भी, उनको दिखाते हैं, ऐसे गुरुजी के दर्शन कराते हैं। वहां का तो ऑरा और वहां का तो एक अलग दुनिया संसार है। पर हम क्योंकि अंदर से बुझे हुए थे, बट एक खुशी भी थी, चलो हम एक सच्चे दरबार में पहुंच गए हैं उनकी कृपा से। तो हम अपने नेक्स्ट संडे हम बच्चों को लेके गए वहां पे। तो अब हम वहां जब पहुंचे तो गुरुजी वहां पे थे नहीं। तो उन्होंने, हमने पूछा गुरुजी कहाँ है? कहते पता नहीं, कब आएंगे पता नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं होता था उनके बारे में। हम शाम तक इंतजार करते रहे। फिर हम वापस चंडीगढ़ के लिए आए तो रास्ते में जो भी कार जाती रही, हम झांक झांक के देखते रहे कि गुरुजी इस कार
कार में होंगे, गुरुजी इस कार में होंगे। पूरा रास्ता जो 2.5-3 घंटे का था, हम जलंधर से चंडीगढ़ का हमने कारें झांकते झांकते पहुंच गए। संगत जी उसके बाद नेक्स्ट डे मंडे था, बच्चे तो स्कूल चले गए, तो 10 बजे के करीब हमारा मेन कोठी का गेट खुलता है। तो जैसे ही मैंने देखा तो गुरुजी हमारे घर के अंदर आ रहे हैं, साथ में बिमल चाचा थे। मैं तो एकदम से हैरान रह गई, भाई गुरुजी हमारे घर में कैसे आ गए। तो कहते हैं आंटी कल तू बच्चों को लेके गई थी तो मैं मिला नहीं, तो मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। मैंने सोचा कि मैं ही आपके बच्चों को मिलके आता हूँ। तो ऐसे गुरुजी ने हमारे घर में चरण डाले। तो उसके बाद ऐसा उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा कि जो प्रॉब्लम्स थी वो सुलझनी शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने जैसे मुझे बोला आंटी मंडे के फास्ट रखने हैं, मैंने मंडे के फास्ट शुरू कर दिए। कई लोग सोचते हैं कि गुरुजी ऐसे मेमो में नहीं डालते थे, पर मेरी क्या प्रॉब्लम थी, क्या ये तो वो ही जानते थे मेरे कर्म कैसे हैं, कैसे काटने हैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट टाइम जब भी मैं गई उन्होंने कहा आंटी शिव पुराण पढ़ा कर। मैंने कभी शिव पुराण ऐसे नहीं पढ़ा था, हम आर्य समाजी हैं तो संध्या वगैरह ही करते थे। तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि पूरा पढ़ना है या कैसे, तो वो जानते थे मेरे मन में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, एक पेज आंटी पढ़ लिया कर और 15 दिन के बाद हाजिरी यहाँ पे लगाया कर। तो कभी गुरुजी मिलते थे, नहीं मिलते थे। मैं 5 साल तक वहाँ पे जलंधर जाती रही। फिर एक गुरुजी कहने लगे कि आंटी अब तू ना पक्की चेली बन गई है। उसके बाद बहुत बार उन्होंने हमें वहाँ पे अमृत प्रसाद, जल प्रसाद है उसमें जैसे वो पिलाते हैं, वो कई बार हम पीने को मिला वहाँ पे। और ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे उपाय भी करवाए मेरे से। कभी उन्होंने कहना आंटी 11 वीरवार अपने किचन में ना शाम को तेल का दिया जलाना। कभी उन्होंने मुझे कहना आंटी जो 7 सेक्टर में मिनी जू है वहाँ पे बंदर हैं तो उनको पकोड़े डालने हैं। ऐसे करके गुरुजी ने जो भी मेरे कष्ट थे वो जानते थे कैसे काटने हैं। फिर एक बार मुझे कहते हैं आंटी 2 कमीजा लेके आई। मैंने सोचा कि गुरुजी ने पहननी होगी। हम तब सोच रहे थे कि गुरुजी मतलब जैसे महापुरुष हैं तो लाइट कपड़े ऐसे व्हाइट शर्ट सिल्क की मैंने अपनी शॉप से ले ली और ऐसे करके तो हम चले गए। तो शाम तक बैठे रहे तो गुरुजी बाद में कहने लगे कि आंटी लाइया कमीजा इधर लेके आ। तो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ ली और उनको हाथ में ही उन्होंने पकड़ के अपने मन में ही कुछ किया होगा। हमें तो कुछ, हम उनको देख ही नहीं सकते थे, उनका ऑरा ही ऐसा होता था, आंख से आंख तक हम मिला नहीं सकते थे। तो कहने लगे ये अंकल को कहना कमीजे वही सिला ले, पहन ले। तो अपने मन में मेरे ये आया कि शायद इनको ये कपड़े पसंद नहीं आए हैं, क्योंकि हम भी जैसे जुड़े थे, नए नए थे। उसके बाद संगत जी ऐसे हुआ कि जैसे हम वापस आए तो जो हमारे कपड़े के व्यापारी थे उन्होंने हमें फोन करके कहना शुरू कर दिया कि हम आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, जैसे आपकी सहूलत है उस हिसाब से आप हमारे साथ कोऑपरेट कर लें, जैसे भी आपको ठीक लगता है कि इतने सालों से हम आपके साथ व्यापार कर रहे हैं। उसके बाद संगत जी एक बहुत टाइम के बाद मैं गई तो ऐसे मैं बैठी थी गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने कहा आंटी ये पर्स तेरा बड़ा सुंदर है। उन्होंने हाथ में पकड़ लिया तो उसको 2-3 बार उन्होंने खोला, उसको जिप को जैसे लॉक किया, खोला तो मुझे वापस दे दिया। मैं कुछ नहीं समझ पाई क्योंकि उनकी लीला को तो कोई नहीं जानता था। तो जैसे ही मैं घर आई तो जो हमारे बैंक का जो लोन वगैरह हमने देने थे वो कहते हैं हम आपके साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इतने जैसे भी मतलब सेटल कर लेते हैं। तो ऐसे उन्होंने हमारे पे कृपा करते रहे बहुत। उन्होंने मतलब जैसे मेरे हस्बैंड है अंकल, उनको ये था कि जिस आदमी ने सारी उम्र काम किया हो तो एकदम से इतना लाइबिलिटी आ जाए देने के लॉसेस की, जैसे नियर अबाउट उस टाइम पे 4 करोड़ की लाइबिलिटी थी। फिर उन्होंने ये कहा कि आंटी हल्दी लेके आना, वो गट्ठे होती हैं हल्दी, कच्ची हल्दी की, ऐसे अंदाजे से बोल देते थे हाथ से कि इतनी के लेके आना। फिर उन्होंने मुझसे ये कहने लगे कि अंकल को कहना ये अपनी जहाँ पॉकेट होती है मेन हार्ट के बाहर जो उस जेब में डालने और शाम को निकाल लेना, अगले दिन लेक में डाल आना। फिर ऐसे करके तो मतलब इस तरह से उन्होंने हमारा क्या क्या कल्याण किया, हमारा हाथ पकड़ा, कैसे उन्होंने हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको खत्म किया, कैसे लोगों के साथ मतलब हमारा कंप्रोमाइज हो गया उनकी कृपा से। उसके बाद
अब हमने था कि शॉप में माल डालने के लिए पैसे तो है नहीं है, कैसे करें। फिर एक दिन वो ऐसे गुरुजी शॉप पे आ गए, मेरे हस्बैंड को वहाँ पे अंकल को मिले, वहाँ पे उन्होंने ऐसे बैठे थोड़ी घंटा 2 घंटे। अगले दिन फिर जब मैं जलंधर गई तो कहने लगे, आंटी जो उनके गुरुजी के बाल काटते थे सेवादार, तो इसकी लड़की की शादी है, आप ना दुकान से ना कपड़े लेके आना इसकी लड़की के लिए। तो मैंने सोचा संगत जी इसकी बेटी की शादी है, चलो कपड़े अच्छे लेके जाएं शादी। तो मैंने ऐसे जोड़े तैयार किए। तो गुरुजी ने कहा जो दान है ना वो मतलब किसी को दिखाना नहीं होता, तो कार में ही बैग अटैच ही पड़ा रहने दिया। तो संगत जी बाद में जब हमें इजाजत मिली तो हमने बोला कि अपना ये ले लो। तो उस दिन हमारी 2 लाख की सेल हुई और हमने उसी शॉप को फिर हमने फ्रेंचाइजी दिया, VIP ये लगेज जो उसके शोरूम हमने उनको फ्रेंचाइजी दिया। फिर हमारा जो था वो हमें घर में मतलब थोड़ा बेटर हो गया। उसके बाद फिर संगत जी गुरुजी हमने कहना गुरुजी आप कब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहना आंटी परसों आना चौथा ना। तो तब हम 40 सेक्टर चले गए थे अपना घर सेल करके। उस घर ने हमारी जहाँ पे गुरुजी के चरण पड़े थे 20 लाख में गया, पर उसने हमारी 2 करोड़ की लायबिलिटी को उतार दिया। तो ऐसे गुरुजी के चरण पड़ने से हमारी इतनी बड़ी वो जो प्रॉब्लम थी खत्म हो गई। फिर हम 40 सेक्टर चले गए, वहाँ 39 में ताया जी और विमल चाचा जी वहाँ रहते थे। हमने उनके घर रात को चक्कर लगाते रहना कि गुरुजी यहाँ आए होंगे, गुरुजी ने कहा था आना है। कई बार वहाँ पे गुरुजी मिल जाते थे और वो कहते थे अब तो आंटी मेरा खेड़ा छोड़ दो, जैसे वो पंजाबी में बोलते हैं। पर वो उनका एक ऑरा और उनकी एक खिंच ऐसी थी कि वो नशा एक ऐसा था कि उनको हम नहीं छोड़ सकते थे। उसके बाद वो 33 सेक्टर में आ गए चंडीगढ़ में, वहाँ हम जाते रहे। फिर जैसे होना कि संगत जी चलो जी वहाँ पे चलना है गुरुजी के साथ, गुरुजी ने के साथ हम कभी बठिंडा कभी रात को जाते रहे। ऐसे करके गुरुजी के साथ हमारा एक परिवार बनता गया। आगे संगत और मिलती गई अच्छी प्यारी। फिर हमारी जो एक था मन में कि हम जो जिसको बोलते हैं दुखी रहते हैं, तो उस सोच में फर्क पड़ गया, दुख को सहने की शक्ति मिल गई क्योंकि गुरुजी का हमारे सिर पे हाथ था। तो ऐसे करके गुरुजी के साथ हम उदयपुर तक गए, सारी संगत के साथ गए। वहाँ पे भी गुरुजी ने सारी संगत को भी ब्लेस किया। तो हम जैसे आए हैं फिर गुरुजी यहाँ चंडीगढ़ में आए 2 सेक्टर में आहूजा अंकल के यहाँ, वहाँ हम डेली वहाँ 2 साल के करीब रहे। हमने डेली 5 बजे फिर हम यहाँ पंचकुला शिफ्ट हो गए। तो वहाँ डेली हमने 16 सेक्टर से जाना गुरुजी के पास पैदल चल के 2 सेक्टर, क्योंकि उनको मिलने की इतनी वो होती थी, एक नशा होता था कि रोज हमने 5 बजे पैदल शूज पहनने और गुरुजी का जब तक दरबार खुलता तो 6 बजे हम उनके वहाँ पहुंच जाते थे। और रात को 2-2 बजे 1-1 बजे हम तो चलो लंगर किया गुरुजी के पास बैठ जाते थे, लेकिन बच्चे हैं वो सेवा में लगे होते थे, तो जब उनको इजाजत मिलती थी तभी आए। तो वहाँ संगत जी हम 2 बार वहाँ गुरुजी के पास सचखंड का प्रसाद आया, इतना बड़ा कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि लड्डू था बहुत बड़े साइज का जो उनके हाथ में आया। तो उन्होंने सारी संगत को थोड़ा थोड़ा जैसे भी बांटा, लाइन से हम खड़े थे। और संगत जी वो ऐसा था, उसका एक एक जो दाना था बूंदी का, जो लड्डू का जो हमें मिला वो हमने खाया कि जैसे पूरा अमृत किसी ने घोल के, कितने फूलों की फ्रेग्रेंस होगी हमारे अंदर जा रही है। और एक ही दाना हमने जैसे खाया तो लगा कि अंदर तक हम खुशबू जो गुरुजी के पास से आती थी वैसी खुशबू उसमें थी। तो हमने उसको संभाल के रख लिया कि बच्चे जब कोई एग्जाम्स वगैरह देने आते हैं तो उनके लिए रख लें। तो संगत जी 3 महीने तक हमने उसको रैप करके रखा, वो एज इट इज फ्रेश रहा, उसका कोई घी नहीं किसी चीज को लगा, लेकिन वो हर टाइम फ्रेश रहता था। और वैसे ही फ्रेग्रेंस थी कि बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, जब मेरे हस्बैंड ऐसे कोई डील पे जा रहे हैं तो चलो गुरुजी की ब्लेसिंग्स साथ में जाएं। उसके बाद डेली जाना हो गया वहाँ पे, 2 साल गुरुजी रहे। फिर उसके बाद कभी वो जनरल दपिंदर हैं 12 सेक्टर में, उनके वहाँ चले जाते थे। फिर उसके बाद गुरुजी डेली हम जैसे जाते थे तो बहुत ही आनंद आता था, बहुत अच्छा लगता था। कभी डॉली गुलेरिया हमारे पास होती थी, गुरुजी कहते थे चलो आंटी कुछ लिखो और कुछ सुनाओ। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे गुरुजी के लिए वो लिखे भजन शब्द
शब्द लिखे, और जो कि बहुत कहीं भी जाते थे तो वो चलते रहते थे उनके। तो ऐसे करके उनको भी और संगत जितनी भी थी सबको गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। उसके बाद गुरुजी एम्पायर स्टेट चले गए, तो फिर हमारा गुरुजी को मिलने का वहाँ एम्पायर स्टेट जाना शुरू हो गया, महीने में एक बार ऐसे करके। तो संगत जी अभी हमारा फ्रेंचाइजी तो हो गया था, बट मेरी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा छोटा, लेकिन वो ग्रोन अप हो चुकी थी। लेकिन हम शादी के लिए सोच नहीं सकते थे कि कैसे हम इनके लिए करें। तब जब हम एम्पायर स्टेट गए एक बार, ये 98 की बात है, तो गुरुजी ने वहां पे एक दिन ऐसे ही हम दर्शन के लिए गए, तो कहते आंटी रात के 12 बजे होंगे, हमने लंगर खा लिया और उनके पास बैठे थे, इजाजत नहीं मिली थी अभी आने की। तो जब वो अपनी उनकी किचन में से उनके लिए प्रसाद आया, तो उसमें से उन्होंने बोला, आंटी एला तेरी कुड़ी दा एक बाइट उसकी तोड़ी रोटी की और सब्जी लगा के मुझे कहते हैं, आंटी अब ये ले तेरी बेटी की शादी का ना मैंने लंगर खिला दिया तेरे को। तो मैं एकदम से, क्योंकि मेरी 2 बेटियां, अब कैसे, मैंने कहा गुरुजी अभी तो बड़ी भी है। वो कहते नहीं बस अब गाने लगाओ और नाचो सारे जने। तब वहां पे हरपाल टिवाना थे और ये खट्टर जो जगदीश टाइटलर वगैरह, ये ऐसे बहुत सारे लोग बैठे थे। तो गुरुजी ने म्यूजिक ऑन करवा के सबको कहा चलो नाचो। तो सब हो गए कि एकदम से ऐसे 12 बजे क्या हुआ। पर संगत जी जैसे ही मैं आई वहां से, मुझे तो खुद समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसे किया और डांस करवाया सबको। तो चंडीगढ़ लोकली 9 सेक्टर से हमारी बेटी के लिए एक रिश्ता आ गया। मैंने अब हम 16 सेक्टर में हम किराए के घर पे रहते थे। दुकान हमने फ्रेंचाइजी दी हुई थी, ज्यादा तो नहीं हो पाता था क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो शेयर करना पड़ता है जो भी मिलता है। अब वो लड़के वाले आगे, वो कहते हैं कि हम तो लड़की को रिंग डालने आए हैं, और हम कहें कि नहीं, हम चाहे बॉम्बे फैमिली को बिलोंग करते हैं, बट हमारे पास कुछ है नहीं है कि हम इनको दे सकें। लेकिन और जो हमारा जो घर है यहाँ भी हम रेंट पे रह रहे हैं भाई, ऐसे ठीक है हम बॉम्बे वाली फैमिली हैं, बट हमारे पास कुछ है नहीं है। वो कहते हैं हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ लड़कियां ही चाहिए, तो हम रिंग लेके आए हैं डालने के लिए, तो ऐसे रिश्ता पक्का करना है। अब संगत जी आप सोचिए, उस दिन संडे का दिन था, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं लड़के को रोक पाऊं। फिर जो हमारी लैंड लेडी थी उससे मैंने बोला कि मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं इसको शगुन डालूं और मिठाई का एक डब्बा लेके आऊं। तो ऐसी सिचुएशन थी हमारी कि जहाँ गुरुजी ने हमें कहाँ से तो कहाँ हमें उन्होंने पहुंचा दिया। फिर जब उनकी शादी का टाइम आया, अब जो हमारे अपने रिश्तेदार थे वो तो सारे पीछे हट गए कि इनके पास कुछ है ही नहीं। आप समझ सकते हैं, जब पैसा होता है तो सारे रिश्तेदार हैं, अपने भी भाई बहन हैं, जब नहीं होता है तो सारे दूर हट जाते हैं। पर एक गुरुजी की संगत थी जिसने हमारा इतना साथ दिया, गुरुजी की कृपा से। जब शादी फिक्स हो गई, बारात आ गई, और मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे का मुंह देखें कि बारात आ गई है, ना कुछ देने के लिए ना कुछ करने के लिए, तो हम बार बार कहें कि उनको अभी रोक लो, कहे जी 8 बजे हैं, पहुंच गई हैं। तो संगत जी जैसे शहर से ही लोग थे, वो जो महाजन टेंट वाले, वो कहते जी कितनी बारात है, बताओ कैसा टेंट लगाना, हम लगा रहे हैं। फिर उस टाइम पे उसका वो बड़ा मशहूर था एक कैटरर, वो आ गया, वो कहने लगा कि नहीं जी कितनी बारात का खाना, क्या क्या बनाना है हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। और सारी गुरुजी की संगत, जो भी गुरुजी के कृपा से सारी वहां पे पहुंच गई। चोपड़ा अंकल और बिमल अंकल और नवराज और ताया जी, जनरल, जितने भी गुरुजी ने जैसे कहा था जरूर जाना, तो सारी गुरुजी की संगत आ गई उनको वेलकम करने के लिए। और मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि कैसे होगा। हमारे जिसको नहीं भी जानते थे वो भी हमारे हाथ में एक लिफाफा पकड़ा गया कि कोई बात नहीं आंटी, ये करो ये करो ये करो। तो कैसे वो सब हो गया, हम हक्के बक्के रह गए। पर गुरुजी की कृपा थी, तो गुरुजी के ही परिवार ने उस सारे जो शादी का वो था फंक्शन, उसको संभाला जब तक कि डोली नहीं चली गई, और सारी संगत तब तक साथ ही रही। साल के अंदर फिर मेरी दूसरी बेटी का भी लोकल ही रिश्ता आया, उन्होंने भी कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लड़की। तो संगत जी फिर उसके बाद हुआ कि जिस चीज के लिए लोगों के जूते घिस जाते हैं शादी
शादियों पे लाखों लग जाते हैं। वो तो गुरु महाराज की कृपा से ऐसे ही सारे काम हो गए कि जैसे हमें पता भी नहीं चला। तो ऐसे हमारे गुरु जी हैं, जिसको कहते हैं ना बिन बोले सब कुछ जानता। वो हर एक के बारे में सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, पर उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि मैंने क्या कर दिया आंटी, जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी इतनी सॉल्व हो गई है। जब मैंने उनको कहा कि गुरुजी अब ये हुआ या ऐसे हुआ, ऐसे सिर्फ वो यही कहते थे कि आते जाते रहा करो, आते जाते रहा करो, कि पता नहीं कैसे किसका कल्याण हो रहा है, वो कैसे कर रहे हैं। तो ऐसे जब शादियां भी हो गई, गुरुजी फिर कहते कि अब बड़ा मंदिर जब तैयार होता तब भी हम गुरुजी के साथ वहां जाते रहे। जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी, शुरू हुआ था, फिर जब तैयार भी हो गया, गुरुजी का बर्थडे वहां सेलिब्रेट हुआ, तो गुरुजी ने अपने हाथ से सबको वो अपनी जो एक छोटे साइज में जो सब रूप थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए। तो अभी तक वो उनको हमने संभाल के अपने अलमारी में रखा हुआ है कि वो गुरुजी के अपने हाथ से दिए हुए हैं। तो संगत जी ऐसे करके हमारा कनेक्शन चलता रहा। फिर बीच में ऐसा समय आ गया कि हमारा आना जाना कम हो गया, क्योंकि थोड़ी ये हो जाती है कि गुरुजी दूर चले गए। वो कहते थे अब मैं दिल्ली चला गया तो मैं कम आया करूंगा चंडीगढ़। तो जैसे लिंक सा टूट गया, पर मन में होता था कि हम गुरुजी के कैसे मिले। हमें लगा कि जैसे साईं बाबा हैं और उनकी और गुरुजी की जो सिमिलरिटी है, जैसे कि वो कोई भेदभाव नहीं है, कोई खाने पीने की वो नहीं है, कोई नीला नहीं पहनना पीला, ऐसे कुछ नहीं है। तो हम साईं मंदिर जो चंडीगढ़ 29 में वहां जाने शुरू हो गए, क्योंकि उनमें हमें गुरुजी दिखते थे। तो ऐसे करके बीच में हमारा लिंक थोड़ा सा टूट गया दिल्ली आने जाने का। अब रिसेंटली गुरुजी का बर्थडे तो हम हर साल मनाते थे कि 7 जुलाई को होता है। अब हम अपनी शॉप पे दोबारा से उनकी कृपा से, अब देखो तब उन्होंने कहा था जब हम अपना घर सेल कर रहे थे, तो आंटी जाते ही मुझे कहा आंटी तेरे 3 प्लॉट है। अब उनकी कही हुई वाणी अब वैसे के वैसे जहाँ से हम चले थे वहीं उन्होंने हमें पहुँचा दिया। गुरुजी की कृपा इतनी है कि जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारा अब हो गया। बट ये है कि अब मन में वो नहीं रहा, जिसको कहते हैं ना कि उन्होंने मांझ के इतना जैसे सोना कुंदन बन जाता ना। अब इच्छाएं आशाएं नहीं है कि मिला है ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कि मन अंदर से इतना ज्यादा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है कि किसी चीज की कमी नहीं लगती है। हर टाइम उनका शुक्राना ही मन में रहता है कि जिन्होंने कहां से हमें निकाला, हमारा हाथ पकड़ा और आज तक नहीं छोड़ा। तो ऐसे ही उनकी कृपा बनी हुई है। बच्चे भी अपने सेटल हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो जैसे था हमारी पोजीशन वैसे ही वहां पे गुरुजी ने हमें पहुंचा दिया। जय गुरु जी। संगत जी, सिमर 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 सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। जितना जतन कोई कर ले, कोई बहुत सारे तरीके अपना ले, चाहे कुछ भी कर ले इंसान, बिना सिमरने से प्राप्ति नहीं होनी है। ये बड़ा जरूरी है सिमरना। ये कौन कहता है? ये वो कहते हैं जिन्होंने ये धरतियां, आकाश, जीव जंतु, जहां भी जिस धरती पर भी है, जिसने बहुत सा मंडल बनाए हैं, ये उनका कहना है, मतलब परमात्मा का कहना है। परमात्मा की जब बात करते हैं ना, कई बार ये परमात्मा वर्ड बहुत बार सुन चुके हैं। जब से पैदा हुए हैं परमात्मा परमात्मा ऐसे सुन चुके हैं, एक ऐसे आदी हो गए हैं कि ये कोई आम सी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये आम सी बात नहीं है, ये सबसे खास है। परमात्मा सबसे खास है। आज इस रूप में आया परमात्मा। गुरुजी कहते हैं, उनका आज नाम गुरुजी है। वो कहते हैं
कि सिमर 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 सुख पाओ, बिना सिमरन के सुख नहीं मिलेगा, कोई प्राप्ति नहीं होगी। कल कलेश तन माहे मिटाओ। आज के जमाने में ये चीज बड़ी है, कल कलेश बड़ा है, तन में है, बीमारी आ गई, तन में कल कलेश हो गया, हालात आपसी बिगड़ गए, मन में कलेश हो गया, दिमाग में कलेश बन गया। ये सारी चीजें जो हैं मुश्किल वाली, जो हमारे साथ कुछ हो गई, तो ये जानी कैसे है? सिमर करने से। सिमर 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 सुख पाओ, गुरु जी को याद करना। असलियत तो ये है जो गुरु जी ने कही है, एक बार नहीं, मैंने तो कई बार सुना है। ये कोई अपने पल्ले से नहीं, अपनी सोच समझ से नहीं, ये उनके कहने से कई बार कहा है। तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा। याद की है? सिमरना। ये सिमरना है। जब तक नहीं करेंगे तो कैसे प्राप्ति होगी? इसलिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि सिमरना, नहीं छोड़ना, ना छोड़ना, करते रहना, जब भी समय मिल जाए जरूर करते रहना। आज संगत कोई आई थी, जिक्र चला, दौलत का जिक्र चला कि सबसे बड़ी दौलत क्या है? वो ऐसी कौन सी दौलत है जो सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी दौलत है गुरु जी की रहमत। ये सबसे ज्यादा बड़ी दौलत है। आम दुनियावी दौलत किसी एक हिस्से में काम आती है, बस उसके ज्यादा नहीं। गुरु जी की रहमत अगर हो जाए, ये दौलत आ जाए ना, तो ये हर हिस्से में काम करती है, हर हिस्से में काम करती है। जहां दुनियावी दौलत नहीं काम करती, वहां भी ये काम करती है। जहां दुनियावी दौलत काम करती है, ना हो तो भी ये रहमत ही काम करती है। सत्संग चला, जो पहले भी कई बार हुआ है। गुरु जी के पास रहा हूं, कमाई की नहीं, काम किया नहीं, दुनियावी की बात करता हूं। दुनियावी काम नहीं किया, दुनियावी कमाई नहीं की, तो दुनियावी दौलत नहीं है। वक्त आया जब लड़के की शादी करनी थी, तो वक्त आया, देख रेख गुरुजी ने कर दी, बोल दिया कि यहाँ पे कर दो, रिश्ता हो गया, सब कुछ हो गया। डेट भी गुरुजी ने तभी तय कर दी, कर दें विसाखी का ब्याह। वो भी दिन नजदीक आ गए, दिन रह गए 8-10-11 दिन रह गए। तो गुरु जी मेरे को छुट्टी दे रहे हैं, कहते जा जाके ब्याह कर मुंडे दा। दिल्ली थे गुरु जी, जा कहते मुंडे दा ब्याह कर जाके। मैं कहा गुरु जी कादे नाल ब्याह करना है?
कोल तो कुछ है नहीं, विआह काहदे नाल करना गुरु जी? कहते तू जा कर विआह हो जाना। मैं कहा जी तुहाडे कहे नाल तो जरूर हो जाना है, मैं बिल्कुल मानदा गुरु जी, पर एक मैनू गल समझ नहीं आ रही कि दिन तो रह गए 10-11, जांदियां ही सारे काम शुरू करांगा तां जाके काम निपटणगे। बुकिंग करनी, एडवांस देना, कार्ड प्रिंट कराने तो शुरू होना ते तां पैसा लगना, जेब विच कुछ है नहीं। तो गुरु जी दिन तो बड़े नेड़े रह गए, ते तरीक जिहड़ी है इनू थोड़ा जिहा अगे पा दईए, फिर तुसीं इंतजाम देख लेना किस तरह करना है, उस हिसाब दे नाल टाइम मिल जाए। कहते ये तरीका धुरों तय होके आंदियां। संगत जी इस गल नूं बड़े गौर नाल समझना। तरीकें ऊपर से तय होके आती है, इस बात को ध्यान से समझना। रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं। अब कहते तरीके धुरों तय होके आंदियां, ये नहीं बदली जानी। तू चाहे मैनू एक बारी कह दे तो चाहे मैनू 100 बारी कह दे, ये नहीं बदलियां जानियां। तू जा जलंधर, जा जाके विआह कर, देखी बड़ा वधिया विआह होएगा, बड़ा चंगा विआह होएगा, शादी बड़ी चंगी होएगी। कह के गुरु जी उठ गए। मैं भी उठ गया, बैग उठाया। अगले दिन सवेरे शाने पंजाब की ट्रेन पकड़ी, मैं निकल गया। अब मेरी जेब में 100 कुछ रुपए, शादी करने चला। $92 या $93 की टिकट ऑर्डिनरी आती थी दिल्ली से जलंधर। वो टिकट खरीदी, ट्रेन में बैठ गया तो जलंधर पहुंच गया। जब घर पहुंचा तो रह गए 47 रुपये, 47 रुपये। अब शादी का काम शुरू करना है। ₹47 से शादी का काम शुरू हुआ। भेजा है जब गुरुजी ने, तो इंतजाम की बरकत, इंतजाम की ब्लेसिंग वो भी तो साथ करके भेजी, ऐसे तो भेजा नहीं। पूर्ण गुरु हैं, अधूरा गुरु हो तो डर लगे, पूर्ण गुरु जो कह देना तो डरना नहीं चाहिए। चले गए, शुरू हो गया, बैठ गए। शुरू कहाँ से हुआ? आराम से बैठ गए। मैंने रेलवे स्टेशन से फ़ोन करके आंटी को बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ, तो शादी तय है, शादी करना है। तो चुपके से जाके बैठ गए, कोई बातचीत ना करे, कैसे करना है, पैसे कोल नहीं। सबसे पहले कार्ड प्रिंट होने हैं, कैसे शादी होगी। चुपके से सारे बैठे, कोई बातचीत नहीं कर रहा। दिन निकल गया, अगला दिन शुरू हो गया। आंटी मेरी तरफ देख के आंखों से बात हो रही है, आंखें बोल रही हैं, क्या करना है। मैं हंस पड़ा। मैं क्या, गुरुजी ने भेजा है, कुछ तो होना ही है, टेंशन ना करना, कुछ होना जो, बस देखने का समय का इंतजार में हूं मैं। आंटी भी मुस्कुरा गई। 11 बजे के करीब, 12 बजे के करीब एक आदमी आया, बेल मारी। मैं उठ के गया,
कहते थे शीशे वालों का घर यही है। मैं क्या हाँ जी। कहते जी वो कहाँ है लड़का आपका जो शीशे का काम करता? मैं क्या काम तो 3 महीने पहले बंद कर दिया है शीशे का, पर मैं बुला देता हूँ। मैंने लड़के को बड़े को आवाज दी। मैं कहा बाबा इधर आ, बाहर कोई आया है, बात कर ले। वो आया, उसने बोला कि हाँ भाई जानता था। कहते बाबूजी ने आपको बुलाया है, अभी आओ। वो चले गया। हमारे घर के पास चौक में उनकी दुकान है, वो चले गया। कहता हाँ जी। कहते टेबल टॉप टूट गया है, बड़ा है, अभी लगाना है, देरी नहीं करना है, अभी लगाना है। कहता अंकल मैंने तो काम बंद कर दिया 3 महीने पहले। कहता मेरे को नहीं पता, टेबल टॉप लगाना है, अभी लगाना है, मेरे को तेरा पता, मैंने कहीं और नहीं जाना, मेरे को तो अभी चाहिए। उसने दिमाग से सोचा क्या करूं। चलो उसने बोला जो हमारे लिंक के हैं मैं उनसे पूछता हूं कि इस साइज का अगर कोई गिलास तैयार होगा तो एड्रेस दे के मंगवा लेता हूं। चलो जानकार हैं, बड़े अच्छे, प्रेम प्यार है। उसने फोन किया कि किसी को कि इस साइज का आधे इंची मोटा गिलास चाहिए, ग्राइंड किया हुआ चाहिए, तैयार रेडी पड़ा है। उसने बोला होल्ड कर, मैं चेक करता हूं। उन्होंने चेक किया तो उनके पास पड़ा था। उसने बोला कि ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे भेज दो और बताओ इसकी प्राइस क्या लोगे। उन्होंने प्राइस बता दी। उन्होंने बोला जी कि भेज दो। उसने वो भेज दिया। थोड़ी देर में जब वो आया तो उसको फोन आ गया कि वो रिक्शे वाला चल पड़ा है, तो वहां पहुंच गया। जब आया तो उठा के तो टेबल टॉप पे रख दिया। उसने बोला बाबा कितने पैसे हैं इसके? तो उसने बोला अंकल मेरी शादी है 8-10 दिन तक, मैंने कार्ड प्रिंट कराने के लिए आपके पास आना था। कहता अरे कमाल है, इतने दिन रह गए तो कार्ड ही नहीं प्रिंट कराए? कहता नहीं, आज कराने हैं। कहता मैटर दे, ये तो अपना काम है, मैटर दे। मेरे को उसने फोन करके बुलाया, मैं आ गया तो मैटर वगैरह सारा सेटल कर दिया, डिजाइन सेटल कर दिया। तो मैंने बोला कि भाई साहब ये शाम तक प्रिंट करा के दो। कहता शाम तक नहीं होने, कल सवेरे 12-1 बजे तक ले लेना। मैं क्या 12-1 तो देरी हो जानी है, सुबह आते ही देख लो। कहते 12-1 में 10 में क्या फर्क नहीं पड़ता है, आप कोशिश करूंगा 10 बजे के बाद दे देता। अगले दिन कार्ड प्रिंट हो गए, कार्ड आ गए। तो मेरी आंटी कह रही है कि कार्ड बांटने हैं, इनके साथ कुछ देना होता है, कोई एक बॉक्स खाने पीने स्वीट्स का हो या किसी भी चीज का हो, होता है साथ में, उसका क्या करना है? मैं क्या देखो कार्ड प्रिंट हो गए ना, गुरु की कृपा यहाँ से शुरू हुई है, कार्ड प्रिंट हो गए ना, तो अगर खाली नहीं जाने हैं, किसी बॉक्स के साथ जाने हैं, तो मैं क्या गुरु जी की ये मर्जी है, तो उसका प्रबंध भी हो जाएगा। इतने में दोपहर का खाना खाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, खाना खाने के इतने में मेरा ब्रदर आ गया। ब्रदर आ गया, चलो खाना खाया, इकट्ठे बैठे बातचीत करते रहे। तो मेरे से पूछता है कि शादी की तैयारी हो रही है? मैं कहा हाँ जी हो रही है जी, हाँ जी हो रही। जब वो जाने लगा तो उसने एक एनवेल्प मेरे हाथ में दिया। मैं कहा ये क्या है? कहता ये सगन है शादी का। मैं कहा सगन ऐसे अकेले तू थोड़ी देगा, तेरी घर वाली तेरे साथ होती, बच्चे साथ, आप इकट्ठे जब शादी पे आओगे, मैं आपको इनवाइट करूंगा पहले, फिर आप शादी पे आओगे
तो उस समय पे ये सगन देना पड़ता है कि आज तू अकेला आया है, किस काम से आया, तू मेरे को पकड़ा है। कहता कोई जरूरत नहीं है, हम फैमिली ही समझो, ये बस पकड़ो, मैं किसी के सामने कुछ नहीं करना चाहता, ये घर का मामला है तो मेरा और आपका आपस में है। वो दे के चला गया। फिर वापस आया तो मेरे को कहने लगा ज्वेलरी का काम हो गया है। मैं कहा नहीं, आजकल तो रेडीमेड का रिवाज है, पहले ला के रखना, अब अपनी इज्जत भी बनानी है। तो मैं कहा पहले ला के रखना, रखवाली करना, 2 दिन पहले ले आएंगे। उसने बोला कि मैं आपको एक सजेशन देता हूं। मैं कहा बताओ। कहता आप लुधियाना से क्यों नहीं लेते? मैं कहा वहां कौन सी खास बात है? कहता मैंने ना बहुत सारा पैसा किसी से लेना है, वो ज्वेलरी शॉप है उसकी, वो मेरे पैसे नहीं दे रहा है, तो क्यों ना हम वहां से ज्वेलरी ले लेते हैं, पैसा निकल आएगा। आप मेरे साथ चलो, भाभी जी को साथ में लो, मेरे साथ चलो, तो वहां से जाके ज्वेलरी खरीद लो और रात वहां रुक जाना, तो सवेरे आपको मैं छोड़ जाऊंगा। मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया, ये गुरुजी की क्या माया चल रही है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये गुरुजी की खेल चालू हो गया है, मैंने अब अपना दिमाग नहीं चलाना, जो चल रहा है इसको चलने दो। मैंने अपने आंटी से पूछा कार्ड के साथ क्या बांटना है। उसके मुंह से निकला कि वो जो कागजी बादाम होते हैं वो साथ में बांटते हैं। मैं कहा वो तो महंगे बड़े पड़ेंगे। फिर वो चुप कर गई। अब फिर दिमाग में आया, मैं कहा ये भी गुरुजी ने ना बुलवाया हो, मैं कौन होता हूं इसको रोक टोक करने वाला। मैंने अपने बड़े लड़के को पैसे पकड़ा दिए। मैंने बोला कि ये पैसे सारे रख, जो इन्वेल्व था। मैं कहा तू ना एक बॉक्स ले लो, उसमें बादाम भर के देखो एक बॉक्स में कितना वजन आता है, तो कितना कार्ड बांटना है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके उतने बादाम लेके आओ। हम कल सवेरे आएंगे, हमारे आने तक आप जिनका पता है वो नाम लिखते जाओ, बॉक्स भर भर के वहां कार्ड सप्लाई इनविटेशन देते जाओ। तो कल आ जाएंगे, फिर बाकी बातें कल करेंगे। हम चले गए सीधा दुकान पर। उनके जो ज्वेलरी पसंद करनी थी, जितनी चाहिए थी, वो सबने पसंद कर ली। काउंटर पे आ गए बॉक्स। तब वो मेरा भाई उनके सामने आया, तो हेलो शेलो करी उसने, क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। कहता ये मैंने सामान निकलवाया है, इसकी ये प्राइस बन के आपके पास आ गई है, अब जो लेस करना है इसमें कर दो, और जो मैंने पेमेंट आपसे लेनी है उसमें ये एडजस्ट कर दो। वो जिनकी शॉप थी वो हक्का बक्का रह गया। वो देखने लग गया, सोचने लग गया। उससे फिर रहा ना गया, कुछ नहीं बोला। वो उठा, एक अलमारी से वो डायरी लेके आया, उसका अकाउंट निकाला, उसमें उसने पैसे एडजस्ट कर दिए। बाकी थोड़े बहुत जो बचे उसने बोला कि मैं कब लेने आऊं। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंथ हम बात करेंगे इसके बारे में। हम वो ज्वेलरी लेके घर पहुंच आए, सवेरे घर पहुंचाए। दूसरा काम ये हो गया, बड़ा काम था ज्वेलरी का, वो हो गया।
मैंने बोला कि कितने पैसे बने हैं, इसके भाई से पूछा। वो कहने लगा शादी के बाद बात करेंगे, अभी नहीं करो। हमें छोड़ गया। मेरी आंटी ने कहा कि पहली शादी है, मायके में जाके इनवाइट करना होता है। तो उसके मायके ऋषिकेश, मैं कहा 2 दिन तो वहां लग जाने हैं आने जाने के, दिन तो बहुत कम बचे हैं, बहुत सारा काम पड़ा है, बुकिंग पड़ी है। कहते बुकिंग वगैरह कर लो फिर निकल जाते हैं, जाना जरूरी है, मेरी भी इज्जत का सवाल है। एक दिन बुकिंग में लगाया, जो भी बुकिंग करनी थी, कैटरिंग वाले की, बैंड बाजे की, घोड़ी वाले की, गुरुद्वारा में सगन लेना था वहाँ की, सारी बुकिंग एक दिन में हमने ऐसे गुरुजी ने करवाई कि सारी बुकिंग एक दिन में हो गई। एडवांस सबको दिया। मेरी सिस्टर इन लॉ आ गई, आके चलो चाय वाय पी, बातें बातें करते रहे। एक एनवेलप उसने टिका दिया, कहती जी ये शादी का सगन है, आज ही सगन देना चाहती हूँ। मैं क्या आज क्यों? कहती पता नहीं, मेरा मन कहता है। घर बैठी थी कि जो सगन देना है शादी का वो आज ही दे के आना है। तो मैं तैयार हो गई, तो हस्बैंड को बोला कि मैं निकल रही हूँ, आप जहाँ भी हो वहाँ से वहाँ पे आ जाना। वो भी आ गया। तो उन्होंने वो एक एनवेलप उन्होंने टिका दिया। अभी इतना हो ही रहा था तो दूसरी मेरी सिस्टर इन लॉ, वो आपस में बात हुई होगी कि मैं तो सगन आज ही देने जा रहे हो, कहते हो तूने देना तो मैं भी दे देती हूँ जाके। वो भी आ गए, उसने भी आके एनवेलप टिका दिया। अब गुरुजी की लीला देखो कैसे चलनी शुरू हुई। वो सबके दिमाग में डाल रहे हैं गुरुजी, ये है माजरा, ये सबके दिमाग में डाल रहे हैं गुरुजी। खरीदा फरोशी शुरू हो गई, कपड़े खरीदने शुरू हो गए, लड़की के कपड़े, लेन देन के कपड़े, और बड़ा कुछ सामान होता है वो शुरू हो गया। अगले दिन ऋषिकेश चले गए। वहां गए तो मेरे बड़ा ब्रदर इन लॉ जो था उसने मेरी आंटी को अंदर कमरे में बुलाया, तो एक अच्छा खासा एनवेलप उसने टिका दिया। कहता कि ये सगन है, हम यहीं दे देते हैं, किसी के सामने मैं नहीं चाहता देना किसी को, ये अपना आपसी मामला है, तो ये तू रख ले। उसने मना कर दिया, कहती ऐसे नहीं, नानके हो आप, तरीके से आओ, आपका वेलकम करेंगे, आप बैठो तो फिर ये देना मेरे को सगन। मैं ऐसे नहीं लेके, जब मैं सगन लेने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो आपको इनवाइट करने के लिए आई। उसने बोला मेरी बात को समझो, मैंने किसी के सामने नहीं देना है, मैंने तो आपको यहाँ दे दिया है, एक ही बात है। वो मानी नहीं, वो उठा, उसने मेरी आंटी का पर्स उठाया और उसमें डाल दिया। उसको बोला कि तेरे को मेरी कसम, तू ये अब बाहर नहीं निकालेगी, ऐसे ही जाएगा तेरा पर्स। गुरुजी की माया, आके सारी खरीदा फरोशी हो गई, सब कुछ हो गया, शादी हो गई। शादी हो गई, जिसका देना था सबका दे दिया, 1 रुपया भी किसी का देना बाकी नहीं बचा। गुरुजी ने ऐसी लीला चलाई, हमारे हिसाब से अच्छी शादी हुई थी। वैसे तो कोई अंत नहीं है, किसी भी काम का कोई अंत नहीं है, लेकिन देखने में अच्छा लगे वो अच्छा ही होता है। अच्छी शादी हो, किसी बात की कोई भी कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा ही बना, अच्छा ही हुआ। तो शादी हो गई। अब मैं आपको गुरुजी की देखो करनी बताता हूँ कि गुरुजी कैसे मैचिंग भी करते हैं। गुरुजी ये भी नज़ारे दिखाते हैं। 2 दिन निकल गए, सगन के जो एनवेलप वो चुन्नी में बांध के
इकट्ठे करके उसने अलमारी में रखे थे आंटी में। तो जब ये अलमारी खोलती वो लुढ़क के बाहर को आ जाते। तो उसने मेरे को बोला कि ऐसा है जी, इनको पहले निपटो, खोलो, सारे इकट्ठे करो, ये बार बार यही बाहर को आते हैं जब अलमारी खोलती हूँ, खोलने तो है ही, तो इसका काम पूरा करो। हम बैठ गए जी, खोल खोल के कुछ उसने शादी में इस्तेमाल किए, जो बाकी बचे सब खोले। तो जब गिनती करी ना मैंने, तो 47,000 रुपये सबका दे दिला के, सबका भुगतान करके, सब कुछ करके 47,000 रुपये पूरे हमारे पास गुरुजी ने उल्टा दे दिए। तो जिस दिन मैं आया था, टिकट खर्चने के बाद, रास्ते में चाय पानी पीने के बाद मेरी जेब में घर आया था तो 4700 रुपये थे। तो 47,000 रुपये गुरुजी ने झोली में डाल दिए कि शादी के बाद भी खाली नहीं रहना, जहाँ कहीं उसने जाना होगा। तो मैंने लड़के को पकड़ा है, मैं कहा ये ले भैया तेरे ही हैं, कहीं जाना है दोनों ने, घूमने जाना है, कहीं जहाँ जाना जहाँ चले, ये ले जाओ मेरे से, मैंने अपने पास 1 रुपया नहीं रखना, तेरे शादी के लिए गुरुजी ने सब कुछ भेजा है, अब बाकी बचा वो तू जान, तेरा काम जान। अब मेरा काम खत्म हो गया, मैं चला दिल्ली अपनी ड्यूटी पे, अपनी सेवा में मैं चला दिल्ली। सो संगत जी, बात चली थी दौलत के बारे में। दुनियावी दौलत की भी जरूरत है, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी, उससे ज़्यादा अलमारी में पड़ी वो किसी काम की नहीं। ये संगत जी, मैंने ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं। दौलत कौन सी हमें चाहिए? बेहिसाब दौलत क्या चाहिए? गुरु जी की रहमत, ये दौलत चाहिए। गुरु जी की रहमत है ना हमारे ऊपर, तो किसी बात की कोई कमी नहीं, सब कुछ आपके आगे ऐसे आती हैं चीजें कि जैसे कोई ला के रख के जाता है। बड़े बड़े मैंने देखे हैं शादी के बाद कई कर्जदार हो जाते हैं, सारे नहीं, कुछ कर्जदार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ 1 रुपया भी सर पे कर्जा नहीं रखा गुरु जी ने, सारे भुगतान करा के उल्टा 47,000 रुपये बचा के दे दिए। ये दौलत की कमाई करनी चाहिए साथ में, दुनियावी दौलत भी जरूर कमाए इंसान, खूब कमाओ, कोई बात नहीं, कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं, लेकिन साथ में गुरु जी की कमाई करी हो ना, तो बस फिर सारा कुछ ठीक है, सारा कुछ अच्छा है। सो गुरु जी की रहमत कमाओ। ये रहमत कमाई कैसे होनी है? सिमर 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 सुख पाओ। कोई टेंशन नहीं, मेरे को कोई टेंशन नहीं थी। जिन्होंने भेजा कि जा कर शादी बड़ी वधिया होएगी, तो फिर चिंता तो मैंने तो करनी नहीं, क्यों करूं जब गुरु जी के बोल ऐसे हैं। तो गुरु जी का बोल जो बोला गया वो पत्थर पर लकीर है, वो मिटता नहीं, जो बोला है वही होता है। तो फिर कभी किस बात की? तो रहमत कमाई सिमरने से होनी है, सेवा से होनी है, और कोई दुनिया में तरीका नहीं है। सेवा करो, सेवा से सिमरन पैदा होता है, सेवा इसलिए बनी है, सेवा से सिमरन पैदा होता है, फिर सिमरने से गुरु मिलता है। जिसको गुरु मिल गया सब कुछ मिल गया। गुरु जी कृपा करे, बड़ी रहमत है, यही कमाई साथ जानी है।
गाविए सुनिए मन रखिए, पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाओ, ऐ कमाइए। आज मैं आपसे इतना ही रूबरू होना। जय गुरु जी।